हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डेल्टा रैंकर्स पर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 3 होने वाली है। अब तक हमने लेक्चर 1 एंड 2 में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज बात उसी क्रम में अगले लेक्चर की करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3। पर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ाया है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। ये सारा मैंने अंतर आपको बता दिया था। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल बाय लॉ क्या होता है, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है। ये बेसिक जो आपकी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, ये तो चीजें मैंने कराई दिया था। साथ में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि संविधान का भारत में निर्माण कैसे हुआ। मैंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है 1600 से लेकर के मैंने कहानी स्टार्ट की थी, आपको याद होगा। और 1600 से होते 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 हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। इसके पहले हमने 1757 का बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा, या 1765 का ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ा। उसी के क्रम में हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हमने चार्टर एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। टोटल 4 आए थे, हर 20 साल पे आया था। आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया इन चार्टर एक्ट के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि किस तरीके से कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई। सबसे पहले अगर मैं मोनोपोली कंप्लीटली की खत्म की बात करूँ, ये इसमें मोनोपोली कंप्लीट रूप से खत्म हुई। और अगर मैं 1853 की बात करूं, यहाँ पे कंपनी के बारे में कोई भी राइट्स नहीं है, बस काउंसिल को 2 भागों में बांटा गया। क्या ये चीज क्लियर है? यस या नो मुझे बताओ। इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने बताया कि 20 साल के लिए यहाँ पे मोनोपोली बढ़ गई। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से कंपनी के मोनोपोली को घटा दिया गया। और अगर चाइना के साथ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड ऑफ टी, इन दोनों चीज को अभी भी बरकरार रखा गया, मतलब इसको कंटिन्यू रखा गया, बाकी सारी चीजें हटा दी गई। कंप्लीटली 1833 में खत्म हो गया। कंपनी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो कंपनी में ड्यूल गवर्नमेंट कब आई, तब डायरकी कंपनी के अंदर। तो मैंने आपको बता रखा हुआ है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ड्यूल गवर्नमेंट आई। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब एक तरफ बीओसी होगा, एक तरफ सीओडी होगा। बीओसी का काम क्या होगा? कंपनी के पॉलिटिकल थॉट्स को देखना, कॉमर्शियल वर्क को देखना, मतलब पॉलिटिकल सॉरी राजनीतिक कार्य को देखना इन हिंदी। इन इंग्लिश पॉलिटिकल मतलब जितने भी प्रशासनिक चीजें होंगी, प्रशासन से संबंधित, गवर्नर जनरल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन वही कमर्शियल की बात आ जाए, उसको सीओडी देखेगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 1794 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात हो रही है। एक तरफ था सीओडी, एक तरफ क्या है बीओसी। बीओ सीओडी का क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसका मेन काम क्या है? कंपनी की कमर्शियल व्यापार को देखना, व्यापार को। और बीओसी का काम क्या है? प्रशासन को देखना, प्रशासन को देखना, है ना। इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता रखी है। मुझे लगता है कि यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी के क्रम में मैं और आगे लेके आपको चला, और आगे ले जाने के बाद मैंने ये बताया था कल लास्ट में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। अब यहां से ऐसे समझो कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बची। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, खत्म हो गया। तो मतलब क्वेश्चन ये बनता है भैया, कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब समाप्त किया गया, किस एक्ट से किया गया? तो आप क्या क्वेश्चन का आंसर दोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। क्वेश्चन ये बनेगा, कंपनी में पहली बार मोनोपोली कंप्लीटली कब खत्म हुई? अब 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट से मोनोपोली कंप्लीटली खत्म हुई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1608 में आई।
कंप्लीटली खत्म कब हुई? 1858 में। ये बात क्लियर है खूब अच्छे तरीके से। चलो, वैसे 1858 का जो मैंने आपको कल बताया था, इसमें दो चीज हुई थी, कल याद हो। सबसे इंपॉर्टेंट दो नए पोस्ट आए थे। एक लंदन में बनाया गया था और एक इंडिया में। लंदन वाले का जो नाम था उसका नाम आपको याद होगा, इसका जो पोस्ट का नाम था राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी, जिसको कहेंगे राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी। क्लियर है? इंडिया वाले का जो नाम था उसका नाम था वायस राय, वायस राय। क्लियर है? चलो, बहुत सही। अब क्वेश्चन ये बनेगा, एक बात बता दो, जो स्टेट सेक्रेटरी है किसका रिप्रेजेंटेटिव है, किसका प्रतिनिधि करता है ये? तो ये करेगा क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का, ये क्राउन का, ये क्राउन का प्रतिनिधि है, ध्यान रखना, जो राज्य सचिव है। और जो वायसराय है ये किसका है? स्टेट सेक्रेटरी का, मतलब ये राज्य सचिव का है। ऐसे पोस्ट बनाए गए हैं इंडिया से लेकर के लंदन तक। अब राज्य सचिव की हेल्प करने के लिए चार अलग से मेंबर्स नहीं आएंगे, 15 आएंगे। चार गवर्नर जनरल के काउंसिल हुआ करते थे। ये बात हो रही राज्य सचिव के बारे में। और जब राज्य सचिव के बारे में बात होगी तो यहाँ पे इसके साथ प्लस 15 मेंबर्स और आएंगे, प्लस 15 मेंबर्स और। क्लियर है? क्या ये बातें खूब अच्छे तरीके से क्लियर है? यस या नो? क्लियर है। अब बात ये करते हैं कि जो वायसराय था, वायसराय भारत का पहला फर्स्ट वायसराय कौन? तो इसका नाम होगा कैनिंग। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा भारत का पहला राज्य सचिव कौन, तो बताओगे स्टेनली। क्लियर है? चलो, तो मतलब इतनी सारी चीजें आपको मुझे लगता है क्लियर है, एक बार आप देख लो, फिर मैं आगे चलता हूं। इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, इसका एक खास बात और भी है। क्या खास बात है? इस एक्ट का नाम एक और भी है, गुड गवर्नेंस एक्ट। गुड गवर्नेंस एक्ट, ये 1858 के एक्ट का दूसरा नाम है, ये बात याद रखना। ठीक है? ये 1858 के दूसरा नाम है, गुड गवर्नेंस एक्ट। मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कल मैंने ये पढ़ा दिया था। अब मुझे लगता है कि अब आपका बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे। रीजन क्या है? अब आप देखोगे कि लंदन में कोई एक क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एक नया पोस्ट बना दिया गया है, जो डायरेक्ट रिपोर्ट क्राउन को करेगा। अगर क्राउन को डायरेक्ट कोई रिपोर्ट कर रहा है, इट मींस अब इंडिया के लिए कोई बड़ी बात होने वाली है। मतलब इंडिया के जो भी कोई कानून बनेगा वायसराय बनाएगा। वायसराय स्वीकृति किससे लेगा? राज्य सचिव से। और राज्य सचिव किसको बताएगा? क्राउन को। ऐसे समझो अब इंडिया में जो भी कुछ होने वाला है, सब कुछ का डायरेक्ट निगरानी किसके हाथ में होगा? ब्रिटिश क्राउन का। इट मींस अब वो रूल करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, जो फुटप्रिंट पर बैक से थे, अब वो फ्रंट पे आ चुके हैं। अभी फ्रंट एकदम फ्रंट तरीके से अच्छे से आ चुके हैं। अब आप देखेंगे और मजा आएगा। मजा कैसे आएगा? उनको ये बात समझ आ गई है, अगर इंडिया में रूल करना है, अगर इंडिया में रूल करना है तो सबसे पहले हमें इंडिया के लोगों को भी अपने शासन व्यवस्था में भागीदारी देनी पड़ेगी, पार्टिसिपेट उनको भी कराना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, आपका गांव है, गुलाम हो जाए, आपका जो एक विलेज है वो गुलाम हो जाए, 100 साल तक रहे, 150 साल तक रहे। अचानक से कुछ सालों बाद ऐसा तो होगा ना, कोई वहां पे बागी पैदा होगा जो इसका विरोध करेगा। लेकिन अगर कोई चालाक है, इस गांव को पूरा कब्जा कर ले, और इस गांव को कब्जा करने के बाद मान लो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इसमें से एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी जो गुलाम बना रखे सबको अपने साथ में, उनको अपने शासन की हिस्सेदारी दे दे कि तुम भी हमारे साथ रूल करोगे। शासन में हिस्सेदारी दे दे कि रूल करोगे। इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, ये तीनों तो हमेशा इसके फेवर में आ जाएंगे। और दूसरा, इन लोगों को भी संतोष रहेगा कि नहीं, ऐसे कैसे करो, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। देखो, उनका दिल बहुत अच्छा है, वो यहाँ पे आते हैं तो हमें भी शासन में बराबर का मौका देते हैं कि भागीदारी हमारी भी सुनिश्चित हो सके। तो ये तो इनकी चाल थी, लेकिन अंग्रेजों का जो चाल था, इंडियंस को ये समझ आता था कि हमारे लिए ये बेस्ट तरीके से आए हुए हैं
कि हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। अगर इनके मन में कुछ खोट होता, तो ये हमारे इंडियंस आदमी को नहीं रखते। क्लियर है? और दूसरी बात, ये मैं आपको एक न्यू बता रहा हूँ कि उनके मन में ये चीजें चल रही है। दूसरा उनके मन में ये चल रहा है कि सॉरी, केंद्रीकरण को लेके ये देखा गया, आई एम सो सॉरी, केंद्रीकरण को लेके ये देखा गया कि केंद्रीकरण से अच्छे तरीके से शासन नहीं पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट किया। डिसेंट्रलाइजेशन, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं की भी बात कर लो, अगर शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से चलानी है तो विकेंद्रीकरण सबसे बेस्ट होता है वहां के शासन को अपने हाथ में चलाने के लिए, तो लोग भी खुश रहे और लोगों तक अच्छे तरीके से सत्ता पहुंच सके। जैसे मान के चलो, अगर मैं एक अकेला आदमी हूं, पूरे इंडिया को संभालूं, तो हो सकता है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी सारी बातें मेरे पास ना पहुंच सके। लेकिन अगर मैं हर एक ब्रांच को अलग अलग तरीके से बांट दूं, सबको एक मुखिया बना दूं, तो शायद वहां की सारी प्रॉब्लम मुखिया, मुखिया से उससे ऊपर वो सारी बातें मेरे पास पहुंच सकेगी। इसीलिए अच्छा रूल करने के लिए विकेंद्रीकरण सबसे बेस्ट होता है, पर तानाशाही के लिए केंद्रीकरण। क्लियर है? चलो, अब ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। 1861 का चार्टर एक्ट नहीं है ये। 1861 का क्या है ये? इंडियन काउंसिल एक्ट। ये बच्चा बहुत है इंपॉर्टेंट, जो मैंने बैकग्राउंड बताया। सबसे पहले यहां पे आप पहली बार क्या देखोगे? डिसेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आपको याद होगा मैंने बैकग्राउंड में एक चीज समझाया था। क्या बताया था? 1833 में एक बॉम्बे था, याद आ रहा है, और एक मद्रास था। इन दोनों की शक्तियां छीन ली गई थी। विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति इन दोनों की छीन ली गई थी। लेकिन ऐसा ही एक्ट पहली बार आएगा 1861 का, इनका पावर वापस दे दिया जाएगा कि भैया तुम अपना अब शक्ति दे रहे हैं, तुम अपना कानून खुद बनाओगे, लेकिन हाँ अंतिम स्वीकृति तुम एक बार वायसराय से जरूर पूछोगे, लेकिन कानून बनाने की शक्ति तुम्हारे पास है, कम छीन नहीं रहे हैं। 1833 का जो एक्ट आया था, जब पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो आपने देखा था कि पूरी की पूरी शक्ति सिर्फ एक आदमी के अंतर्गत आ गई थी, और जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वही कानून बनाता था, और उसकी हेल्प के लिए एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया था। लॉ मेंबर का नाम है, मतलब जो विधिक सदस्य, जो कानून का ज्ञाता हो, जो कानून की समझ रखता हो, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्लियर है? तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। दूसरा, कल मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, किसी पीसीएस में पूछा ये गया है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? द्विभागी प्रणाली, द्विभागी प्रणाली कब स्टार्ट हुआ? 1861 के एक्ट से या 1859 में? पहले सबसे बात ये जान लो कि 1861 के एक्ट से नहीं हुआ है, उसके 2 साल पहले हुआ है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में स्टार्ट हुआ है, और इसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? एक बार देख लो, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ। क्लियर है? चलो, बहुत सही। अब आगे चलते हैं। ये तो आपका बैकग्राउंड है। अब इस एक्ट में सबसे खास बात क्या होगा? सबसे पहले विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, आप पहली बार देखोगे वायसराय की जो काउंसिल थी, मैंने आपको बताया था इसको दो भागों में बांट दिया गया है, दो फंक्शन में। कौन कौन से? एक तरफ था लेजिस्लेटिव, और एक तरफ था एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। याद आ रहा है? और ये कब बांटा गया था? मैं आपको याद दिला दूं, ये बांटा गया था 1853 में। याद आ रहा है? ये बांट दिया गया था, लेकिन पहली बार कोई इंडियंस ऐड होंगे लेजिस्लेटिव बॉडी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार कोई भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट में या फिर चार्टर एक्ट में या किस एक्ट में ऐड हुए हैं कोई इंडियंस। अभी तक आपने देखा कि 1861 से पहले कोई भारतीयों का नाम तक नहीं है जो इनके काउंसिल के अंतर्गत, या इनके फिर जो भी लेजिस्लेटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव पावर है, इनके अंतर्गत में कानून बनाने के बारे में कहीं पे नाम दिखे कोई इंडियंस का, कहीं भी नहीं है।
यहाँ पे पहली बार आपको दिखेगा बनारस का राजा, किंग ऑफ बनारस, किंग ऑफ बनारस। दूसरा आपको दिखेगा पटियाला का महाराजा, पटियाला, पटियाला ऑफ महाराजा पटियाला, ठीक है? महाराजा ऑफ पटियाला, दूसरा। तीसरा शर दिनकर राव, शर दिनकर राव। ये 3 नाम है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा पहली बार कोई एक्ट है जिसमें कोई 3 नए भारतीयों को ऐड किया गया? कोई भारतीय पहली बार कब ऐड हुआ है? 1861 के एक्ट में। क्या नाम है? बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा, शर दिनकर राव। बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक चीज तो ये हो गई। क्लियर है? चलो, बहुत सही। एक बार पीडीएफ के साथ देखते जाओ, ज्यादा एंगेज कर पाओगे। सबसे पहले in 1859, Lord Canning introduced the portfolio system to divide its administrative work efficiency. पोर्टफोलियो सिस्टम आपको पता है, जैसे भारत में कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा का विभाग किसी और के पास होगा, रक्षा का मंत्रालय किसी और के पास होगा, और परिवहन किसी और के पास होगी, रेल किसी और के पास होगा। इसका मतलब ये होता है कि जिसको इसका मंत्री बनाया जाता है, वो अपने उस विभाग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर कोई बिल पास करना होता है तो उसका साइन करना बहुत आवश्यक होता है। बस यही बारे में बात है कि लोग अपने कार्यों को लेकर जिम्मेदार हो जाए। इसी को तो कहते हैं विकेंद्रीकरण। पहले ये सारी शक्तियां एक ही आदमी के पास में थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो रही है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम आ रहा है। पोर्टफोलियो सिस्टम आने का मतलब है सब हर किसी को अलग अलग विभाग दे दिया जाएगा। अगर आप सोचो ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि भारत वाले क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे तरीके से बना पाते? मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये होना भी जरूरी तो नहीं बोलेंगे, पर फिलहाल हमने सीखा बहुत कुछ है उनसे। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मीनिंग आपको समझ आया? फॉर एग्जांपल क्या क्या है? जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है। इस तरीके से अपने अपने कार्य के लिए पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग कौन है? जनक माने जाते हैं। इसके पोर्टफोलियो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? 1859 में। क्लियर है बच्चे? बात अच्छे तरीके से देख लो एक बार पीडीएफ, देन आगे स्टार्ट करता हूं। आगे चलो, चलो अगले पेज पे। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था जो चीज 1833 में क्या हुई थी, सेंट्रलाइजेशन सबसे मैक्स दिखा था। बॉम्बे हो चाहे मद्रास हो, इनकी लेजिस्लेटिव पावर, जो कानून बनाने की शक्ति थी, छीन ली गई। देखिए 1861 में इनको वापस दे दिया जाएगा। लिखा हुआ है अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 decentralization was initiated and legislative power were restored to the Madras and Bombay presidencies। यही तो मैंने बोला कि बॉम्बे हो चाहे मद्रास हो, इन दोनों के पावर वापस दे दिए कि भैया तुम कानून बनाओ वापस। पहली बार सबसे पहला कदम था डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ से कि भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों को कानून बनाने की शक्ति देते हैं। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम आगे भी लोगों को पावर दे देंगे। क्लियर है? क्योंकि आगे चल के आप देखोगे ब्रिटिश प्रांत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोविंसेस बढ़ती चली जाएंगी, देसी रियासत भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। धीरे धीरे आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, तो जैसे जैसे बनती जा रही है मैं आपको आगे आगे बताता जा रहा हूँ। क्लियर? क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर कब छीनी गई? 1833। कब दे दी गई? 1861। क्लियर है? और 1861 का जो एक्ट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है ना, ये चार्टर एक्ट है। ये बात को बहुत खास तरीके से ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ। अगला क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझो, क्या था? गवर्नर जनरल था, और इसकी एक काउंसिल हुआ करते थे। याद है? ये बात है 1853 में। तो मैंने आपको बताया इन काउंसिल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तरफ लेजिस्लेटिव था और एक तरफ एग्जीक्यूटिव था। तो पहली बार लेजिस्लेटिव में 6 मेंबर्स ऐड किए गए थे, और 6 मेंबर कहां से ऐड किए गए थे? प्रांत से। कौन से प्रांत? जो ब्रिटिश प्रांत थे। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो, प्रिंसली क्या बोलते हैं उसको, प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। मतलब प्रांतीय प्रतिनिधित्व स्टार्ट हुआ, जिसमें 6 मेंबर्स को ऐड किया गया। प्रांतों से उठा उठा के रखा गया कि भैया यहाँ के प्रांत के तुम हो, चलो यहाँ पे आ जाओ। इसके आदमी तुम हो, इसके तुम हो, इसको तुम हो, इसके तुम हो, इसके तुम हो। तो ऐसे करके ए बी
डी, ई, एफ ऐसे 6 आदमी को बुला लिया गया। पर ये आदमी इंडियंस नहीं है। ये बात 1853 की हो रही है। इसमें कोई इंडियंस नहीं है। इंडियंस नहीं होने का क्या मतलब है? ये अंग्रेज ही हैं, लेकिन ये आईसीएस है। इंडियन सिविल सर्विस में ये रह चुके हैं, जिनको 10 साल का अनुभव है। तो उनको अभी काउंसिल में बुलाया गया था। लेकिन वही चीज अगर आप 1861 में देखोगे, 1861 जो ये 6 मेंबर थे, 6 से ये 12 हो चुके हैं, और 12 में जो आधे से अधिक, इसमें से 3 मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर का होता है गैर सरकारी, और उनका नाम भारती। ऐसे मेंबर जो सरकारी नहीं है, उनको भारती समझना। और ये 3 मेंबर हैं अभी। कौन कौन? बनारस के राजा, पटियाला का महाराजा, सर दिनकर राव। आई एम सॉरी, थोड़ी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बार बार आ रही है, तो थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, आपको एनर्जी भी लग रही होगी कि थोड़ा सा डाउन है। आई एम सो सॉरी, कहूंगा आपसे। फिलहाल आप जो मैंने बोला, ये चीज आप देख लीजिए, 6 से 12 कर दी गई है। तो इसमें आप याद क्या कर रखोगे? मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में। ठीक है, जो मैंने ये चीज बताई, पहली बार नॉन ऑफिशियल किसको बोलेंगे? इंडियंस को जोड़ेंगे। और नाम कौन कौन थे? बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा, शर दिनकर राव। क्लियर है? देख लो अच्छे तरीके से, यही बताया मैंने आपको। चलो, बहुत सही। आगे चलो बच्चा। अब ध्यान से समझो, एक सबसे खास बात क्या हुआ है? राज्यों से संबंधित कोई मामला हो, राज्यों से, धर्म से संबंधित कोई मामला हो, विदेश संबंधित कोई मामला हो, या संचार, मतलब धर्म हो, रेवेन्यू हो, विदेश मामला हो, संचार से जुड़ा, अगर कोई भी आपको कानून बनाना है, तो सबसे पहले वायसराय की स्वीकृति बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से मैं आपको अमेरिका के बारे में बताता हूँ, अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका में टोटल 51 संविधान है। 50 स्टेट के लिए, एक खुद यूएसए के लिए। तो जो अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके पास केवल 3 शक्तियां हैं इन स्टेट के ऊपर। क्या क्या? एक तो संचार देख सकता है, एक रक्षा का मामला देखेगा, और एक विदेशी मामला देखेगा। उसी तरीके से ये जो ब्रिटिश, हमारे यहाँ ब्रिटेन के लोग आ रखे हैं, जो ब्रिटिशर्स है, ये भी बोले भैया अगर आपको विदेशी कोई मामला पे कानून बनाना है, संचार से संबंधित कोई कानून बनाना है, राजस्व पे कोई कानून बनाना है, या धर्म से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, तो सबसे पहले आपको मेरी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई कानून बनेगा। ये फ्री की बात हो रही है। जैसे मनी बिल पेश करने के लिए आपको पता होगा, सबसे पहले मनी बिल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होता है। उसी तरीके से जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, अल्टर करनी है, मिलाना है, मर्ज करना है, ऐसे केस में सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? राष्ट्रपति की। उसी तरीके से यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में पहले क्लियर हो रहा होगा, ये बात है 1861-62 की। सोचो, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है, हमने कितना कुछ सीखा है। कहने की ये चीजें हमारे आज भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चा? चलो आगे आ जाओ। ये जो मेंबर्स ऐड हुए हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, इनको कोई काम नहीं, कोई राइट्स नहीं। ये एज ए डमी तरीके से बैठेंगे, बजट पे बहस नहीं कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, केवल बैठे रहेंगे। क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार नहीं है, ना बजट पे कुछ भी विचार विमर्श करने का राइट्स कुछ भी नहीं है इनके पास। क्लियर है? और यहाँ पे पहली बार आपको दिखेगा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। लेकिन ये जो अध्यादेश होगा केवल 6 महीने तक वैलिड रहेगा। मतलब कैसे समझू? वायसराय कोई भी कानून बनाता था, पर वायसराय जो कानून बनाता था, ये भेजता था कहां पर? यहाँ की अगर मान लो लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव बॉडी में वो कोई फंक्शन, मान लो दोनों ने कानून बना दिया। अब इस कानून को वायसराय ने साइन कर दिया, तो ये वायसराय भेजेगा राज्य सचिव के पास। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे केस में बिना कोई काउंसिल की सलाह के खुद से भी कानून जारी कर सकता था, और उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 6 महीने तक रहती थी, जब तक उसको पारित ना करा दिया। क्लियर है बात अच्छे तरीके से? चलो, तो एक बार आपको मैं समरी बताता हूं, इसमें हमने पढ़ा क्या 1861 में। सबसे पहले मैंने बताया 3 मेंबर ऐड हो गए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया जो 6 मेंबर ऐड हुए थे, 6 से 12 हो गए। किसमें भैया? वायसराय की लेजिस्लेटिव बॉडी में। क्लियर है? चलो,
और मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि जो वायसराय है, वायसराय की कुछ चीज़ों में पहले से स्वीकृति आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्व का कोई मामला हो, धर्म से संबंधित कोई मामला हो, संचार संबंधित कोई मामला हो या रक्षा संबंधित विदेशी मामला। विदेशी, रक्षा, राजस्व, धर्म और संचार ये ऐसे मैटर्स हैं, अगर इस पे कोई भी कानून बनाना होगा तो सबसे पहले वायसराय की स्वीकृति बहुत आवश्यक। और इसी एक्ट में आप देखेंगे अध्यादेश बनाने की शक्ति मिल गई है, अध्यादेश जारी करने की इसको वायसराय को, जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 महीने रहेगी। क्लियर है बात अच्छे तरीके से? यस या नो मुझे बताओ। चलो, और एक बात और है, सबसे खास बात क्या है इसमें कि भैया जो अपने इंडियंस ऐड हुए हैं ये कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, एज ए डमी बैठाए जाएंगे। बजट पे बहस नहीं कर सकते हैं, किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। बस इंडियंस को संतुष्ट करने के लिए, इनको अपने भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए बैठा लिया गया। देखो, इंडियंस भी हमारे काउंसिल में हैं और इसके अलावा कोई और अदर काम नहीं। क्लियर है? आगे आ जाओ। ये एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इतना आप जानो, 19 जो 1892 का एक्ट है, इसमें सिर्फ इतना हुआ है कि जो इंडियंस थे अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? कुछ भी प्रश्न पूछना होगा पहले 7 दिन पहले सूचना देंगे कि महोदय मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वहां से अगर सहमति मिली तब जाके ये प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब प्रश्न किस पर पूछेंगे? पब्लिक के बारे में, पब्लिक के क्वेश्चन करेंगे जो सार्वजनिक पोस्ट पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है बच्चा। सबसे मेन बात क्या है इसमें? सबसे मेन बात यही है बच्चा कि बजट पे विचार तो कर सकती है लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। और प्रश्न अगर पूछना होगा, ये तो बजट की बात है, बजट पे विचार ये करेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं 1861 में, तो बजट पर विचार करने का राइट नहीं, और बजट पर विचार करने का राइट इनको मिल रहा है तो किसमें मिल रहा है? 1892 में, ठीक है। लेकिन इनके सदस्यों को किसी भी प्रश्न पूछने का राइट नहीं था। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड डिस्कस द बजट बट इट्स मेंबर हैड नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने बात बोली सेम वही बात है। ओके बच्चा, देखो एक बार अच्छे तरीके से, क्लियर है? देखो इसमें मेन क्या है, ये चीजें बढ़ती जाएंगी, हर एक्ट में मैक्सिमम बढ़ता जाएगा। ये काम का नहीं है, लेकिन मेन जो आपके काम का है, जो इलेक्शन हुआ है ये इनडायरेक्ट हुआ है, ये भी अभी काम का नहीं है। अभी 1920 का जब मैं आपको बताऊंगा, 1920 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन होगा जिसमें कुछ सीमित ही लोग होंगे, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले आप इसको अच्छे तरीके से देख लो। देख लिया? अब जो मैंने बताया था, अगर आपको प्रश्न पूछना है, कुछ भी प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न पूछने के लिए आपको कम से कम कितने दिन पहले? 6 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भैया कार्यपालिका से आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। विधायिका वाले हैं जिसमें इंडियंस है, इंडियंस को अगर पूछना है कार्यपालिका वाले लोगों से। अभी तक कार्यपालिका में कोई नहीं घुसा हुआ है, इंडियन की तरफ से कोई कार्यपालिका में कोई मेंबर्स नहीं आ गया है। इंडियंस अभी जो ऐड हुए हैं विधायिका में ऐड हुए हैं, जो कानून बनाने की बात करते हैं, कानून लागू करने की बात नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था, एक तरफ एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक तरफ कौन सी बॉडी? लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी में कानून लागू करने वाले लोग होते हैं, लेजिस्लेटिव में कानून बनाने वाले होते हैं। कानून लागे जो लागू करते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अभी इंडियंस कोई पावरफुल नहीं है, उनको तो प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं है, और अगर वो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनको 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है? और साथ में मैंने आपको ये भी बताया, ये बजट पे 1861 में क्या नहीं कर सकते थे? विचार नहीं कर सकते थे। अब ये बजट पे भी डिस्कशन कर सकते हैं 1892 में। और इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है? कुछ भी नहीं। तो 1892 और 1861 क्या बताया मैंने? इसमें बजट पर चर्चा कर सकते हैं, इसमें चर्चा नहीं कर सकते, इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसमें इंडियंस के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। इसमें कोई 3 इंडियंस ऐड हुआ है, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव। अब मुझे बताओ यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ आई हो? देख लो, देख लो फिर बच्चा आगे चलता हूं।
क्लियर है बच्चा? चलो, अब हम चलते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट पे। लेकिन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जाने से पहले हम कुछ चीज जानेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है। सबसे पहले ये जानो, यहीं पे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। स्थापना करने वाले का नाम है ए.ओ. ह्यूम। क्या आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पे इसका काम तो नहीं है, लेकिन काम क्या है वो काम की बात जानो। एक इरा है, हमने पढ़ा 1892। अब हम किस इरा में जाने वाले हैं? 1909। अब समझो इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या है 1909 का एक्ट पारित होने से पहले। सबसे पहले 1905, 1906 और 1907। ये तीनों ऐसे ईयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में क्या हुआ? 1905 में हुआ है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट एंड वेस्ट में। अब इससे होगा क्या कि हर जगह बहुत हड़कंप मच जाएगा, बहुत ज्यादा। तो आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी है इसका विरोध करेगी, फिर स्वदेशी आंदोलन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्वदेश अपनाओ ये चीजें। लेकिन वहीं आगे आप देखोगे कि 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है और इसके अध्यक्ष हैं आगा खान। आगा खान क्या करेंगे? ये जाएंगे मिंटो जी से मिलेंगे, मिंटो से अपनी एक मांग रखेंगे कि जितने भी मुसलमान हैं मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक एक मंडल होना चाहिए, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो अगर मैं मुस्लिम और अगर मैं खड़ा होता हूँ वोट के लिए, अगर मेरी राजनीतिक कोई क्या है राइट्स हैं, मैं खड़ा हो रहा हूँ कि इलेक्शन जीतने के लिए, तो मुझे वोट केवल मुस्लिम ही देंगे, हिंदू नहीं देंगे। मतलब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मुसलमानों को वोट केवल मुसलमान ही देंगे। ये बात क्लियर है? ये डिमांड किसने किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग में किसने किया है? आगा खान ने। तो 1905 में आपने देखा बंगाल का विभाजन का दौर चल रहा है। 1906 में जहां से अब हिंदू मुस्लिम की चीजें स्टार्ट हो रही है। वहीं 1907 में देखोगे आईएनसी दो भागों में बढ़ जाएगा इन सूरत सेशन में। सूरत का सेशन होगा और सूरत के सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक तरफ होगा गरम दल और एक तरफ होगा नरम दल। सॉरी, नरम दल में चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस या नो मुझे बताओ। अब एक तरफ गरम दल है, एक तरफ नरम दल है। सूरत अधिवेशन से ये अलग हो गया, तो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुका है। देश के टुकड़ों की बात चली रही है बंगाल के विभाजन को लेकर के, और वहीं पे हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है। इतना सारा दौर होने के बाद फाइनली 1909 का एक्ट पारित होता है। अब 1909 का एक्ट है थोड़ा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कैसे है? ऐसे समझो कि जो 1909 का एक्ट है, सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म है। मार्ले मिंटो। अब मार्ले मिंटो में दो नाम है, एक तरफ मार्ले है, एक तरफ मिंटो है। आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन होता है इसमें सचिव कौन है, वाइसराय कौन है, स्टेट सेक्रेटरी कौन है और वाइसराय कौन है। तो एक ट्रिक है, उससे आपको हमेशा याद रहेगा, इसके ऊपर स लिख लेना, इसके ऊपर व लिख लेना। तो ये हमेशा सचिव होंगे, ऐसे आगे भी नाम आएगा, और ये वायसराय होंगे। तो वायसराय क्लियर है? तो अच्छे तरीके से एक तरफ सचिव है, एक तरफ वायसराय है। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मार्ले मिंटो सुधार इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू में जो मुसलमानों के लिए जो हमने डिमांड किया था अभी मुस्लिम लीग ने, अलग से निर्वाचक मंडल होना चाहिए, ये मान लिया गया। सबसे पहली बात क्या कर लिया गया? जो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, इसको ये डिमांड यहाँ पे मान लिया जाएगा। ठीक है भैया, तुम्हारे अगर मुसलमान कोई कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वही वोट देंगे, और इन फ्यूचर के लिए और भी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी आप देखोगे 1932 का जब गोलमेज सम्मेलन होगा, वहां पर जो दलित वर्ग है इनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अब इससे क्या होगा, जितने धर्म है, जितने जातियां हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपनी डिमांड करेंगे, तो देश और टूटता हुआ चला जाएगा। लेकिन उसमें गांधी जी और अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है कि इसको जोड़ के रखते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसके बाद पूरा पैक्ट होगा, सारी चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी ये 1909 का इरा चल रहा है, और 1909 के इरा में आपको ये जानना पड़ेगा कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंस है, कि
किस हालात में 1909 का एक्ट पारित हुआ? जब 1892 का एक्ट आया था, केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई है, तो पहली बार कोई भारतीयों को राजनीतिक मंच मिला, अपनी बातों को रखने का। तो इसीलिए 1892 में अब बजट पर विचार भी करेंगे, कोई प्रश्न भी पूछेंगे। धीरे-धीरे भारतीय दबाव बनाने लगे अंग्रेजों को लेकर। लेकिन अंग्रेजों को लगा अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, तो कहीं न कहीं अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि इंडिया को भी तोड़ने का काम करें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बंगाल का विभाजन और ये बताया कि भई ये प्रशासनिक सुविधा के लिए हम विभाजन कर रहे हैं और इसके पीछे कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और दूसरा क्या बताया, इसके बाद मैंने बोला कि 1906 में बंगाल का विभाजन सॉरी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना से क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना से अलग से निर्वाचक मंडल की डिमांड होने लगी मुसलमानों को लेकर के और एक बात आपको पता होना चाहिए, बंगाल का विभाजन का सपोर्ट किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। और इसका विरोध किसने किया हुआ है? इसका विरोध किया हुआ है, आइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तभी तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। चलो, ये बात क्लियर है। तो 1909 के एक्ट में सबसे खास बात क्या हुई? सबसे पहले जो एक वायसराय की जो काउंसिल थी, वायसराय की काउंसिल में 2 प्रकार की चीजें थी। एक तरफ एग्जीक्यूटिव था और एक तरफ लेजिस्लेटिव था। लेजिस्लेटिव में मैंने बताया था 3 आदमी थे। आ रहा है या नहीं आ रहा है? याद आ जाना चाहिए। 3 आदमी। बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा, सर दिनकर राव। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी में पहली बार कोई इंडियंस आएगा, मतलब इंडियंस आने का मतलब समझो बहुत बड़ी बात है ये। कोई इंडियन अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ रहा है, जिसका नाम होगा सत्येंद्र सिन्हा। क्या नाम है? सत्येंद्र सिन्हा। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी में पहली बार कोई आएगा, मतलब 1909 के एक्ट में। और यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल पहली बार कोई इंडियंस दिखे। इंडियंस के पास अगर एजुकेटिव बॉडी में वायसराय की बॉडी में जाके अगर चला जाए, तो समझ लो कितनी बड़ी बात है कि कानून को लागू कराने में उसकी भूमिका होगी। कानून बनाने की बात छोड़ो, कानून को लागू करवाने में उसकी। और आपसे क्वेश्चन यही बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, गवर्नर जनरल का एक एजुकेटिव बॉडी है और एक तरफ क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी। एजुकेटिव बॉडी में पहली बार कोई इंडियंस कब ऐड होगा? 1909 के एक्ट में। नाम क्या होगा? सत्येंद्र सिन्हा। लेकिन वही अगर बात आएगी लेजिस्लेटिव बॉडी में पहली बार कोई इंडियंस कब ऐड हुआ? तो 1861 में। नाम क्या है? बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा, सर दिनकर राव। अब जो चीजें मैंने बताई उसको एक बार देख लो अच्छे तरीके से। मुस्लिम लीग वाली जो डिमांड है ये भी पूरी कर ली गई है। देखो बच्चे, सबसे पहले देखो बैकग्राउंड जो मैंने बताया, यही बताया था, पार्टीशन बंगाल 1905 में। क्लियर है? अब एक बात यहाँ पे याद रखना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये समर्थन किसका करेगी? ये समर्थन कर रही है स्वदेशी आंदोलन की, न कि विभाजन की। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट की समर्थन दे रही है। ना कि आप ये सोचो सर ने लिखा हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का कर रही है। नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो समर्थन करेगी वो करेगी मुस्लिम लीग। अब आगे देखो, मैंने बोला कि मुस्लिम अभिजात वर्ग के लिए एक भाई साहब है आगा खान, ये मिंटो से जाके मिलेंगे और बोलेंगे मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए, क्योंकि उनको डर था कि मुसलमान माइनर हैं और कल को इन फ्यूचर में इनके राइट्स के साथ ऐसा छेड़छाड़ ना हो कि हिंदू में बहुमत है, हिंदू की सरकार आएगी तो क्या होगा, मुसलमानों के राइट्स की बात नहीं करेगा और मुसलमान पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। इसीलिए आगा खान मिलते हैं मिंटो से और मिंटो से कहते हैं कि मुझे निर्वाचन के लिए जो मुसलमान हो, मुसलमान के निर्वाचन के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग होना चाहिए। चलो देख लो इसको एक बार अच्छे तरीके से। यही चीज मैंने बताई थी। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। अगला मैंने आपको बताया था
कि जो मुस्लिम लीग ने जो अपनी बातें डिमांड की थी, इस डिमांड को 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के तहत इसको मान लिया गया कि ठीक है भैया, हम तुमको दे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाओ। देखो, ये आपके काम का नहीं है। बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की मतलब वायसराय की जो काउंसिल थी, एक तरफ लेजिस्लेटिव था और एक तरफ क्या नाम था? दूसरे का नाम एजुकेटिव। तो लेजिस्लेटिव में सबसे पहले 6 मेंबर्स ऐड हुए थे 1853 में। 1861 में क्या हुए? 6 से 12 हो गए। इसके बाद फिर से बढ़ाई गई और ये फाइनली बढ़ाई गई है 1909 के एक्ट में कि अब ये 60 हो गए, 12 से 16, 16 से 60। ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है? और आगे आ जाओ। ये जो मैंने सत्येंद्र सिन्हा बोला, ये सत्येंद्र सिन्हा है। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार कोई भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया और वह थे सत्येंद्र सिन्हा। मैंने यही बात बोली थी एग्जीक्यूटिव बॉडी में। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज अपॉइंटेड टू द वायसराय's एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही वाज सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है? अब आप पहली बार देखोगे जो 1909 के एक्ट में हुआ था। 1909 के एक्ट में सबसे खास बात, 1861 में क्या हुआ था? 1861 में सबसे पहले बजट की बात आई, उस पर विचार नहीं कर सकते। और 1861 के बाद 1800 हमने 92 का पढ़ा, उसमें भी विचार कर सकते थे, लेकिन वोट नहीं दे सकते। लेकिन 1909 के एक्ट में पहली बार विचार करने के बाद ही वोट भी दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो मतलब आप देखो कि हर एक चीज धीरे धीरे पावर बढ़ती जा रही है। पावर कैसे बढ़ती जा रही है? सबसे पहले क्या हुआ? 6 मेंबर आए थे, 6 से 12 हुए, 12 से 16 हुए, 16 से 60 मेंबर्स हो गए हैं। और इसमें आधे से अधिक क्या हो गए? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए। क्लियर है? जिस तरीके से गवर्नर जनरल की काउंसिल में मैंने आपको बताया था, मतलब वायसराय इसको बोल सकते हैं। वायसराय की काउंसिल में एक तरफ एग्जीक्यूटिव था, एक तरफ लेजिस्लेटिव था। एग्जीक्यूटिव बॉडी में पहली बार कोई आदमी आएगा 1909 के एक्ट में, सत्येंद्र सिन्हा। क्लियर है? उसी तरीके से मैंने आपको बताया था, पहली बार कोई लेजिस्लेटिव बॉडी में 3 मेंबर आएंगे, 1861 में आएंगे। बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा शरद दिनकर राव। क्लियर है? पर अभी भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। क्या मतलब है? अगर वोट देने का राइट्स ही नहीं, विचार विचर्स करने पर क्या मतलब? ना तो ये अपने लिए बजट बना सकते हैं। तो सोचो कितना ज्यादा ज्यादती हो रही है। बस इनको अभी भी अंग्रेजों ने भारतीयों को एज ए डमी ही बैठा रखा हो, सिर्फ डमी के रूप में। यहाँ पे आओ, बढ़िया तरीके से हम तुम्हें यहाँ पे बैठाएंगे, तुम्हें हम सत्ता में, मतलब जितने भी सत्ता में कानून बनाने की बात आएगी, पार्टिसिपेट करने की बात आएगी, तुम्हें भागीदारी तुम्हें देंगे, तुम एक कानून बनाओगे। बजट पे तुम्हें साथ में बैठाएंगे, लेकिन बजट पे बैठाएंगे, विचार तो करने देंगे। विचार करने में इनको 20 साल लग गया। 1861 में कोई विचार नहीं, 1892 में विचार तो दिया, प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब विचार विचार भी कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। 1909 तक ऐसा हाल रहा है। सोचो बचा ही क्या है? 1947 में चले ही गए। 1950 में हमारे खुद का संविधान भी आ गया। लेकिन द पॉइंट इज द कि अगर इतना सारी चीजें हो रही हैं, तो बात ये आ रही है कि अभी तक इनको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों का मेन काम है इंडिया में रूल करना, ताकि इंडियंस को अपने भागीदारी के लिए लेकर के कि तुम आओ, हम तुम्हें बहुत ज्यादा दे रहे हैं, शासन कर दे रहे हैं, तुम्हें खा रहे हैं, कि तुम्हें खुश रखना है। नहीं, वो खुश रखने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं, पर मेन इनका काम है मैक्सिमम कितना पैसा, कितना कैपिटल यहाँ से लेके कहीं और चले जाए। क्लियर? अब आगे आ जाओ। जो मैंने बताया सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम का मीनिंग, मुस्लिम कोई सदस्य केवल मुस्लिम ही मतदार द्वारा ही चुना जाएगा। मतलब मैंने बोला कोई मुसलमान अगर खड़ा होगा, कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देने का राइट भी केवल मुसलमानों को ही होगा। यही मीनिंग है। ठीक है बच्चा? इन इंग्लिश मीडियम एक बार देख लो अच्छे तरीके से। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मीनिंग मुस्लिम मेंबर्स कुड ओनली बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। क्लियर है? एक बार आप देख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे आ जाओ।
यहाँ से एक नया चीज मिला। लॉर्ड जो मिंटो भाई साहब है, मिंटो, मिंटो को बोला जाएगा फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मतलब इन्होंने देश को जो टुकड़े देने की बात की है कि भैया जितने धर्म होंगे, हर धर्म का अपना प्रतिनिधित्व अलग होगा। अब अगर यहाँ पे मुसलमान अगर अपने धर्म को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि भैया हमारी संख्या कम है, तो हमारे लिए एक सेपरेट डॉक्टरेट सिस्टम की प्रणाली दो। उसी तरीके से यहाँ सिख भी तो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ये सारी तो बात करेंगे। अभी तो धर्मों की बात हो रही है, अभी आप रुक जाओ। 1932 जब मैं आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताऊंगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात, तो वहां पे आप देखोगे कि भैया जो दलित लोग हैं, इनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। ये सिर्फ यहीं तक की बात नहीं है। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे 1919 का एक्ट। पर इस एक्ट के बात करने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार समरी आप देख लो, क्योंकि समरी में क्या है, हमने चार चीज अब तक पढ़ा। चार चीज में क्या पढ़ा? 1861, 1892 और 1909, 1919। बस अब इसका नंबर है अपनेस्ट में। इन तीनों को आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इन तीनों के बारे में अब मुझे ऐसी बताओ कोई खास बात जो ये तीनों अलग हो और ये अलग हो। बताओ, सोचो और बताओ कि ऐसा क्या खास बात है कि इनमें और इनमें कुछ अलग दिखे आप। आप बोलोगे सर सेम तो लग रहे हैं, सारे ईयर्स की बात है। नहीं, सबसे खास बात ये है कि ये जो तीनों हैं, ये इंडियन काउंसिल एक्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये इंडियन काउंसिल एक्ट है। क्लियर है बात अच्छी तरीके से? लेकिन ये वाला क्या है, लास्ट वाला? ये लास्ट वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्लियर है बच्चा? ये बात अच्छे तरीके से एक बार देख लो। अब हम चलते हैं 1919 के एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 का एक्ट ऐसे समझो ये इतना इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तैयारी स्टार्ट होगी। द्वैध शासन कहां पे? प्रोविंसेज में, प्रांतों में द्वैध शासन आएगा। दो सब्जेक्ट बांटे जाएंगे कि भैया कुछ सब्जेक्ट में बांट रहा हूं कि एक तरफ है रिजर्व सब्जेक्ट और एक तरफ है ट्रांसफर सब्जेक्ट। जितने रिजर्व सब्जेक्ट में जो भी लिस्ट होगी उस पर कानून केवल वायसराय बनाएगा, और जितने भी ट्रांसफर सब्जेक्ट है उन पे कानून कौन बनाएगा? और जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स है, इंडियन मिनिस्टर्स, जो अभी मैंने आपको बताया जो इंडियंस आ चुके हैं विधान परिषदों में, विधान परिषद का मतलब लेजिस्लेटिव वाले में, जो कानून बनाने का काम करते हैं, वो जितने भी लिस्ट है ट्रांसफर सब्जेक्ट को लेकर के उस पर कानून बनाएंगे, लेकिन अंतिम स्वीकृति वायसराय का होगा। वायसराय रिजर्व सब्जेक्ट को लेकर पे कोई भी कानून बना सकता है, किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांसफर सब्जेक्ट में कोई कोई कानून बना रहा है, हर एक कानून के प्रति वो अपना जिम्मेदार खुद हो। लास्ट स्वीकृति किसकी चाहिए? वायसराय की। पर आओ इसको भी देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहा है? ये सब बच्चा देखो आपके काम का नहीं है, ये सारी चीजें एक बैकग्राउंड है जो आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये तो मैं मुझे नहीं लगता कि अभी इसको पढ़ाने की नहीं। जब सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे चीजें हो जाएंगी। होता क्या है, जो जो इंडियन पॉलिटी है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा आपस में इनका प्यार होता ही होता है, इनको सच्चा प्यार होता है एक दूसरे के साथ, है ना? आगे चलते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? अभी तक आपने देखा था जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी केवल एक मेंबर आए थे, वायसराय की, सत्येंद्र सिन्हा। अब वो एक मेंबर को बढ़ा करके तीन कर दिया, एक से तीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया जो अभी वायसराय की जो बॉडी में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसमें केवल एक मेंबर था 1909 के एक्ट में। 1919 में उसको तीन बढ़ा करके तीन कर दिया जाएगा। क्लियर? और सबसे खास बात क्या किया जाएगा? लोगों ने बोला, लोगों ने ये बोला कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो एक पोस्ट तुमने बनाया है लंदन में, का नाम है राज्य सचिव, पैसा कहां से जाता है? इंडिया से जाता है।
हम इंडिया से पैसा क्यों दें? वो तो लंदन में बैठा हुआ है। इंडिया के कोष से पैसा नहीं जाएगा। लोगों के विरोध के कारण राज्य सचिव का जो पोस्ट था, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन खत्म दिखाने के लिए किया गया। आई एम सॉरी। एक्चुअली ये दिखाने के लिए किया गया। लेकिन इसके पीछे मेन रीजन क्या था कि उस पोस्ट का नाम बदल करके हाई कमान कर दिया। उच्चायुक्त। उच्चायुक्त। दिखाने के लिए ये हुआ कि भैया कि राज्य सचिव का जो पोस्ट है ये खत्म कर दिया गया। पर खत्म हुआ नहीं। खत्म ना होकर के उसको दूसरे पोस्ट में चेंज कर दिया गया, जिसका नाम है हाई कमिश्नर। ठीक है। इसकी सैलरी कहां से होगा? ये सारी की सारी कैश इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। अभी भी बोला कि भैया एक आदमी को हम नियुक्त कर रहे हैं जिसका नाम होगा हाई कमीशन, जो सारा का सारा काम इंडियंस के लिए करेगा। इसीलिए अभी भी इसकी सैलरी ब्रिटिश फंड से ना जाकर के इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। सोचो कितना ज्यादा। बैठा हुआ है लंदन में और पैसे यहां से ले रहा है। क्वेश्चन आया हुआ है जो हाई कमिश्नर जो उच्चायुक्त पद, ये पद आपका है, ये पद कहां के लिए बनाया गया था? इंडिया के लिए बनाया गया था या लंदन के लिए? बनाया गया था इंडिया के लिए, रहता लंदन में था। क्लियर है? चलो। और जो मैंने बताया सब्जेक्ट के बारे में, एक तरफ है ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक तरफ है रिजर्व सब्जेक्ट। दो सूचियों में बांटा गया। इसमें पहली बार दो विषय है। ठीक है, क्लियर है? अब इनमें भी मैंने जो बताया आपको, कानून बनाने की शक्ति, विधायिका को कानून बनाने की अधिकार दिया गया। किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर कानून को समाप्त करती है, लेकिन अंतिम स्वीकृति वायसराय को दिया गया। मतलब ऐसे समझो, अभी तक जो कानून बनाने की शक्ति थी वायसराय के पास होती थी। कानून डिस्कस हो जाता था लेजिस्लेटिव बॉडी में, पर वहां पे अप्लाई नहीं होता था। लेकिन पहली बार कानून खुद विधायिका बना सकती है। विधायिका का जो मन करे कानून बना ले, संशोधन कर ले, कोई नया कानून बना दे या समाप्त कर दे, लेकिन लास्ट स्वीकृति वायसराय के पास होना अति आवश्यक है। जैसे अपने भारत में समझो ऐसे तरीके से कि भारत में पहले लोकसभा में जाएगा। ठीक है। अब पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, जिसमें भी सबसे पहले चला जाए। उसके बाद अगर राष्ट्रपति साइन करेगा तो वही बिल एक्ट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। तो सोचो ये सेम वही बात हो रही है। संसद का जो मन करे लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल बना दे, लेकिन पास तभी होगा जब वायसराय की स्वीकृति होगी। क्लियर है? अब बजट पर भी चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन सीमित रूप से। अभी बजट पे विचार करते थे। चर्चा का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अब यहाँ पे पहली बार आपको दिखेगा कि ये कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन एक सीमित रूप से। डायरेक्ट क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था 1919 का एक्ट। इसके आगे थोड़ा सा और है भी, जो मैंने बताया। डायarchy इन प्रोविंसेस यही बताया। पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि डायarchy जो प्रोविंसेस है क्या क्या होता है ये। तो मैंने बताया था एक रिजर्व सब्जेक्ट है और एक क्या है, और एक तरीके से ट्रांसफर सब्जेक्ट है। रिजर्व सब्जेक्ट पे राइट किसके पास है? रिजर्व पे राइट है अपना वायसराय के पास, और ट्रांसफर सब्जेक्ट पे राइट किसके पास है? ट्रांसफर है मंत्री प्रशासन जो संभालते थे, गवर्नर की सहायता से वो कानून बना सकते हैं और विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कानून खुद से बना देंगे। कानून तो कोई भी बना दे, लेकिन लास्ट जो सिग्नेचर है, लास्ट सिग्नेचर कौन करेगा? वायसराय। क्या ये बात क्लियर है? यस या नो? एक बार देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि बाइलिंगुअल है, आपको क्लास दिक्कत तो नहीं आ रहा होगी। मतलब इंग्लिश में भी पीपीटी है, हिंदी में भी है। तो कहीं कहीं इंग्लिश में है, तो आप थोड़ा सा बच्चा देख लेना। बाकी कोई भी इश्यू हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं तो आपके साथ ही हूँ। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब ये चीज देखो, पहली बार ये बैकग्राउंड ऐसे समझो जो आर्टिकल 356 है अपने यहाँ, कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, गवर्नर ये बोल दे जो केंद्र सरकार की बातें राज्य सरकार नहीं मान रही, ऐसे केस में वहां पे आर्टिकल 300 राष्ट्रपति शासन लग जाता है। उसी तरीके से गवर्नर हस्तांतरित विषय अपने हाथ में ले सकता है। सपोज करो कि हुआ क्या कि कोई इंडियन मिनिस्टर है जो कानून के हिसाब से कानून नहीं बना रहा है, तो एक तरीके से फेयर कानून नहीं है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये कानून नहीं बना, तो ये गवर्नर भी अपने हाथ में ले लेगा
मतलब ऐसे समझो, रिजर्व सब्जेक्ट तो लेगा लेगा, और साथ में अगर उसका मन करे तो ट्रांसफर सब्जेक्ट भी कानून बना सकता है। ठीक है? और जितने गवर्नर होते थे उनके पास अधिकार था कि केंद्र सरकार को ये बिल भेज सके। केंद्र सरकार कौन? वायसराय को। वायसराय तो कोई भारत का एक ही होगा। वायसराय तो बहुत होंगे नहीं, लेकिन जो गवर्नर्स थे, गवर्नर्स कभी-कभी क्या करते थे, कुछ-कुछ बिल केंद्र सरकार के लिए भी रिजर्व कर लेते थे। इनके पास ये भी शक्ति थी। तो मतलब मिला-जुला करके यही समझो, ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको वायसराय भी बोल सकते हैं, उसके पास रिजर्व सब्जेक्ट पे कानून बनाने की शक्ति है, कंप्लीट की आज़ादी है। लेकिन जो गवर्नर है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं या इंडियन मिनिस्टर तो बनाते ही बनाते थे। लेकिन लास्ट स्वीकृति किसकी चाहिए होगी? लास्ट स्वीकृति चाहिए होगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय को। बस इस एक्ट में कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा आप मिस मत हो। क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार प्रोविंसेस में डायरकी कब स्टार्ट हुई? 1919 के एक्ट से। और अभी आप देखोगे इन सब की समीक्षा करने के लिए 10 साल के बाद एक एक्ट आएगा। लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होना था, तो एक्ट 10 साल बाद ना करके कितने साल पहले आ जाएगा? 8 साल पहले, 8 से 9 साल, आई थिंक 8 साल, हाँ। टाइमन कमीशन आएगा 1927 में। तो पहले ये चीज क्लियर है बच्चे, एक बार देख लो। क्लियर है? क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन भारत में कब हुआ? स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले, तो 1920 में हुआ। और यहीं पे पहली बार महिलाओं को वोट देने का राइट्स मिला, 1920 में। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कब हुआ? 1920 में। साथ में मताधिकार महिलाओं को लेकर के कब मिला है? 1920 में। क्लियर है बात अच्छे तरीके से? पर देख लो। चलो आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत मजा का मतलब पीवाईक्यू है आपका। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वेयर इंक्लूड इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल? याद करो, दो है, तीन है, चार है या पांच है? मैंने बोला था अगर ये 1861 का एक्ट होता तो आप एक भी नहीं बताते। 1909 का होता तो एक बताते। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात हो रही है। और 1919 में टोटल कितने हैं? 1919 में आपके टोटल आ जाएंगे कि, हाँ बताइए बताइए। तीन। ठीक है बच्चा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आगे आ जाओ, क्वेश्चन अगला क्या करे? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय इंडियन मिनिस्टर के पास थे? इन प्रोविंशियल डायरकी विच सब्जेक्ट वेयर मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर? देखो मैंने दो सब्जेक्ट बताए आपको। पहला ट्रांसफर बताया था, दूसरा रिजर्व बताया था। ये आपसे ट्रांसफर के बारे में पूछा। ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है ये किसके पास था? तो याद करो, ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके पास था? जी हाँ, ट्रांसफर सब्जेक्ट था इंडियन मिनिस्टर के पास। वैसे याद कर लो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर है? दिख रहा है क्लियरली? चाहो तो मैं टिक भी मार सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है बच्चा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर? और ये किसके पास था? रिजर्व? ये आपके पास है वायसराय के पास। आगे चलो बच्चा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1919 के एक्ट के तहत आरक्षित, सेम वही बात, आरक्षित वाला सब्जेक्ट किसके पास था? तो ये सिंपल सी बात है, आरक्षण की अगर बात होगी रिजर्व की तो गवर्नर के पास। ठीक है? अंडर द 1919 एक्ट हु हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट? देखो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 से 3 बार बाद में बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है। आपको तुरंत यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ठीक है? अब चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, ये सारे एक्ट हो। अब इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है, 1935 का एक्ट है। पर 1935 के एक्ट जानने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं, और कल इस एक्ट के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम संविधान के निर्माण के बारे में बात करें कि भारत में संविधान का निर्माण। और 1935 का एक्ट का कुछ बैकग्राउंड है कि भैया हुआ क्या। 1919 का एक्ट आ गया और बोला गया 10 साल बाद समीक्षा करेंगे, 10 ईयर्स के बाद। पर समीक्षा होगा नहीं, क्योंकि 10 साल के बाद ब्रिटेन में था चुनाव।
1927-28 के आसपास आगे चुनाव होने वाले के आसपास है। तो ये 8 साल पहले आ गया। कब आ गया? 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। कमीशन। और साइमन कमीशन जब भारत में आया तो इसका बहुत विरोध हुआ क्योंकि 7 मेंबर थे, 7 के सातों क्या थे? भारतीय नहीं थे, ये फॉरेनर थे, ये अंग्रेज थे। तो हमारे इंडियंस की ये डिमांड थी, भाई एक बात बताओ, समीक्षा करने के लिए अब इंडिया के बारे में सोच रहे हो तो समीक्षा में हमारे कोई इंडियंस आदमी क्यों नहीं? इंडिया में आ रहे हो और सारे के सारे अंग्रेज समीक्षा करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? इसका विरोध हुआ, लाला लाजपत राय जी इसका बहुत विरोध करते हैं, जिसके बाद क्या होता है? लाला लाजपत राय जी की लाठी चार्ज हो जाती है और हत्या उनकी कर दी जाती है। अब इतना ज़्यादा लाठी चार्ज हो जाता है, वो पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जाती है। तो ये तो दूसरी कहानी है। तो साइमन कमीशन ने सबसे पहले ये रिकमेंड किया था, जो तुमने प्रोविंसेस में प्रोविंसेस में तुमने डायरकी स्टार्ट की है, इसको बंद कर दो। ठीक है? इसको तुम एक तरीके से बंद कर दो, इसकी कोई मतलब है नहीं, ये तुम लागू नहीं कराओगे, पहली चीज। तो ये इसका रिकमेंडेशन था, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कमीशन भारत आया जिसने ये बोला कि डायरकी इन प्रोविंसेस अच्छी बात नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये किस में आया हुआ है? साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन का ये सुझाव था कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर देना चाहिए। मीडियम वालों क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद इसके आगे में आपको पढ़ना है, नेहरू रिपोर्ट आएगी 1928 में। इसके बाद 1929 में आपको लाहौर सेशन पढ़ना है। 1930, 1931, 1932, इन तीनों में आपको क्या पढ़ना है? इन तीनों में आपको पढ़ना है, बताओ, गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन। इतनी चीजें पढ़ने के बाद फिर पूना पैक्ट आपको पढ़ना है। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ है। इन सबके बैकग्राउंड को पढ़ने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे 1935 का एक्ट। देन हम फाइनली क्या स्टार्ट करेंगे? देन फाइनली स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताऊंगा किस तरीके से एम एन राय ने बात किया, वो बिल्कुल अलग क्लास होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो आपको कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। फिर भी अगर बाद में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और आई होप आज आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में शेयर कर देना। फिर से मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।